तो क्लास 9th हिस्ट्री आप लोगों का जो ये चैप्टर चल रहा था पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी ये चौथी क्लास है। बाकी 3 क्लासेस में क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई, इन चीज़ों को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ध्यान से उन बातों को फिर से दोहरा लें जो पिछले 3 क्लासेस में आपने जाना पैस्टोरलिस्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रीफेस में ये जाना कि नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो अपने मवेशियों के साथ चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका देश के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इतिहास के पन्नों पर इनकी चर्चाएं काफ़ी कम होती हैं। फिर भी कई एक मायनों में पैस्टोरलिस्ट की अहम भूमिका है हमारे समाज में, इसीलिए जो है वो पैस्टोरलिस्ट की जो ज़िंदगी है उसके बारे में जो है वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स के बारे में जाना। इसमें जो है इस चैप्टर में आपको 2 देश के बारे में जिक्र किया गया है, इंडिया एंड अफ्रीका। तो पहले जो पैस्टोरलिस्ट की जो स्थिति है, पैस्टोरलिस्ट का जो इतिहास है, वो इंडिया में क्या था, इंडिया में क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अफ्रीका के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना पैस्टोरलिस्ट नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स के हेडिंग में हम लोगों ने ये जाना कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल्स जो होते हैं ये गोट और सिप हर्डर्स हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते आते रहते हैं अपने चरवाही की तलाश में। 19th सेंचुरी में जो है ये जम्मू कश्मीर में आए थे और इनका जो मुख्य काम है वो चरवाही करना ही है। विंटर में जब ये पहाड़ पर बर्फ़ जम जाती है तो ये शिवालिक रेंज की पहाड़ियों में आ जाते हैं नीचे अपने भेड़ बकरियों के साथ, और नीचे क्या करते हैं, चरवाही का काम करते हैं। फिर जब बर्फ़ गलनी शुरू होती है तो फिर ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। तो नीचे के जिस एरिया में ये लोग आते हैं उसको भंवर कहा गया है और ऊपर के एरिया को जहाँ ये जाते हैं ऊपर में बुग्याल्स कहा गया है। इनका जो गांव है उसका नाम है गढ़वाल और कुमाऊं। अब ये गढ़वाल ऊपर वाला गांव है या नीचे वाला गांव है, ये स्पष्ट क्लियर करके आपके चैप्टर में नहीं दिया है। 2 गांव का नाम दिया है तो ऑब्वियसली एक नीचे वाला गांव होगा, एक ऊपर वाला गांव होगा। तो गढ़वाल और कुमाऊं जैसे गांवों में ये रहते हैं, जाड़े में नीचे आते हैं, गर्मी में ऊपर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि चारा इनको जब जहाँ मिलता है उसी हिसाब से ये अपना जगह बदलते रहते हैं। गुज्जर बकरवाल्स जम्मू कश्मीर के जो ये गोट और सिप हर्डर्स हैं, इन्हीं की तरह हिमाचल प्रदेश के जो सिप हर्डर्स हैं उनका नाम है गड्डी शेफर्ड्स। ये लोग भी जो है वो इन्हीं की तरह जो है वो शिवालिक रेंज में आते हैं और फिर गर्मी के दिन में जो है वो ऊपर चले जाते हैं, जाड़े के दिन में ये नीचे चले आते हैं। और ये जिन गांवों से बिलोंग करते हैं उनका नाम है लाहुल एंड स्पीति। बहुत सारे इन्हीं दोनों जैसी बहुत सारे हिमालय में और भी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें भोटिया, शेरपा, किन्नौरी जैसे कम्युनिटीज़ भी आती हैं। जब कहीं एक जगह पास्चर ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है या फिर उस जगह पे चरवाही करना पॉसिबल नहीं होता है तो ये नए एरिया में चले जाते हैं। और जब ये नए एरिया में जाते हैं तो ये इनका जो पुराना वाला एरिया होता है वो क्या होता है, वापस रिकवर कर जाता है। फिर से वापस कुछ दिनों में वहाँ पर भी हरियाली छा जाती है, जिस हरियाली को इनके पशुओं द्वारा चढ़ लिया गया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये जाना कि सारे जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, सारे पैस्टोरलिस्ट जो हैं वो पहाड़ों पर ही नहीं रहते। कुछ लोग प्लेट्यू, प्लेन और डेजर्ट में भी रहते हैं, मरुस्थल में भी रहते हैं। और ऐसी ही एक कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने जाना जो महाराष्ट्र की पैस्टोरल कम्युनिटी है जिसका नाम धंगर है।
और इनकी आबादी जो है वो 4,67,000 थी। ज़्यादातर जो है इसमें जो है वो सेफर्ड्स हुआ करते थे। धंगर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इनकी आबादी महाराष्ट्र में 20वीं सेंचुरी में कितनी थी? 467,000 थी। ज़्यादातर इसमें जो है वो सेफर्ड हुआ करते थे, ब्लैंकेट वीवर हुआ करते थे और बफेलो हर्डर्स हुआ करते थे। धंगर सेफर्ड जो है वो महाराष्ट्र के प्लेट्यू में रहते हैं। इनका जो आवाजाही है वो होता है मानसून और ड्राई सीजन के आधार पे। मानसून में जो है जब धंगर फ्लॉक्स के मानसून में जो है ये जो ट्रैक है इनका वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेजिंग पॉसिबल हो पाती है। अक्टूबर में जो है धंगर जो है वो क्या करते हैं, बाजरा काटकर वेस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। एक मंथ चलने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? कोनकान पहुँचते हैं। कोनकानी किसानों के द्वारा जो है वो यहाँ इनकी क्या की जाती है? स्वागत की जाती है। कोनकानी एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये इनका जहाँ ट्रैक्ट जिस जगह पे रह रहे थे ये प्लेटू पे, वहाँ पर जो है वो कौन सा एरिया है? सेमी एरिड रीजन है, ठीक है। तो अक्टूबर में जो है वो धंगर कहाँ चलते हैं? 1 महीने की यात्रा करते हैं अपने जानवरों के साथ और पहुँचते हैं कोनकान। और कोनकान पहुँचते हैं तो यहाँ के किसानों के द्वारा इनकी स्वागत की जाती है, क्योंकि फसल कटी होती है और जो स्टबल बचे होते हैं, खूटी जिसको आप कह सकते हो या डंठल टाइप जो नीचे बच जाता है धान वान कटाई के बाद, तो ये किसान लोग इनको उसको वहाँ पर खेती कटे हुए खेत में, फसल कटी हुई खेत में वो खूटी चढ़ने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में उन्हें मैन्योर की ज़रूरत होती है। तो ये जो मवेशी इनके द्वारा लाया गया होता है उनको इजाज़त जो ये दे देते हैं चढ़ने की, तो वो चढ़ भी लेते हैं और मैन्योर भी उनको उपलब्ध करा देते हैं, है ना। उसके बाद ये जो है उनका यही वजह है कि क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, कभी कभी अनाज वगैरह भी, चावल वगैरह भी इनको दे दिया करते हैं, जो ये वापस अपने घर ले जाते हैं। फिर हम लोगों ने कर्नाटका और आंध्रा के गोल्लाज के बारे में जाना। कुड़मा और कुड़बा जो है वो यहाँ के, गोल्लाज जो है वो कैटल हर्डर हैं। इसके अलावा जो है वो कुड़मा और कुड़बा जो है वो गोट और सिप जो है वो पालते हैं और वोवन ब्लैंकेट बेचने का काम करते हैं। माउंटेन पैस्टोरलिस्ट की तरह जो है वो कोल्ड और स्नो इनके सीजनल रिदम को नहीं डिफाइन करता। सूखा और बारिश के मौसम में जो है इनकी साइकिल बनी हुई है, ठीक है। तो जब ड्राई सीजन में क्या करते हैं ये लोग? कोस्टल ट्रैक्ट में चले जाते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पे बारिश और जब बारिश आती है तो ये वापस अपने पुराने वाले जगह पर चले जाते हैं। जनरली क्या होता है कि बफेलोज को स्वैम्पी दलदल वाला एरिया पसंद होता है, लेकिन भेड़ बकरी जैसे जानवर जो हैं वो इस जगह को क्या नहीं कर सकते, इस जहाँ पे बारिश होती है उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको वापस आना पड़ता है कोस्टल ट्रैक्ट से। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और भी ग्रेजर की कम्युनिटी है जिसको बंजाराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कम्युनिटीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले दफ़ा पढ़ चुका है। रिवीजन में लगभग सारी चीज़ें आपको बताई दी मैंने, फिर भी अच्छा है कि लास्ट क्लास है तो आप ढंग से सुनो। तो राजस्थान के फिर रैकाज के बारे में हम लोगों ने जाना कि मानसून में जो है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के जो रैकाज हैं वो अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि पास्चर अवेलेबल होता है मानसून में, है ना। बारिश होती है क्योंकि राजस्थान के ज़्यादातर एरिया में जो है वो सूखी होती है जगह और काफ़ी कम बारिश होती है, नहीं के बराबर ही बारिश होती है। तो जब मानसून होता है तो ये अपने गांव में ही रहते हैं, अपने जगह पर ही रहते हैं। लेकिन अक्टूबर में जब इनकी ग्राउंड सूखने लगती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, ज़्यादा मतलब चारा ख़त्म होने पे होता है, तो ये लोग जो है वो पास्चर और वाटर की तलाश में निकल पड़ते हैं और निकल के कहाँ जाते हैं? वैसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको चारा मिल सके। एक ग्रुप है इनका रैकाज का ही एक ग्रुप है जिसका नाम मारू है। ये कैमल के अलावा जो है वो और भी सिप और गोट वगैरह रखने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो इनकी आवाजाही को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि जब कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई तो उस दौरान पेस्टोरल लाइफ पर क्या असर पड़ा। पहले ये आवाजाही आराम से कहीं भी कर सकते थे, लेकिन कॉलोनियल रूल जैसे ही शुरुआत हुई, उपनिवेशवाद के शासन जो है वो जैसे ही शुरू हुई, उपनिवेश शासन जैसे ही शुरू हुई,
तो कई एक तरह से इनके आवाजाही पर क्या किया गया, नियंत्रण लगाया गया। ऐसी कई सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाई गई जिनसे इनकी ज़िंदगी में इनका खासा असर पड़ा। पहला था ग्रेजिंग लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में उन्होंने तब्दील कर दिया। मिड 19th सेंचुरी में वेस्टलैंड रूल्स बनाया गया और कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लागू किया गया। इस रूल्स के तहत जो अनकल्टिवेटेड लैंड था उसको जो है वो क्या किया गया, अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में क्या की गई, तब्दील की गई। कुछ खास गिने चुने लोगों को कॉलोनियल रूल ने क्या किया, दे दिया कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको कल्टिवेटेड लैंड में तब्दील कीजिए। इन लोगों को, जिन लोगों के हाथ में इन्होंने जिम्मेदारी दी, उन्हें कुछ छूट भी दिया, कंसेशन भी दी, है ना। और इस रूल की वजह से क्या हुआ कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड था, जहाँ पर ये चरवाही करने का काम जाकर किया करते थे, उसको कल्टिवेटेड लैंड में बदल दिया गया। तो इनकी एरिया क्या हो गई, सीमित हो गई। उसके बाद ये लोग जंगलों में भी जाते थे, तो जंगलों में जो क्या किया गया, फॉरेस्ट एक्ट जो है वो क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर जो देवदार और साल जैसे थे, जिस जंगल में लकड़ियां इस तरह की टिम्बर हुआ करती थी, उनको इन्होंने रिजर्व्ड घोषित कर दिया, बाकी सारे जंगलों को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया। हाँ, पहले जो है वो थोड़ा बहुत कस्टमरी राइट था कि भाई आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि इनके द्वारा जो जंगलों में चराई की जाती है, चरवाही की जाती है, इसके वजह से जो छोटे छोटे पौधे हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर पर निकलते हैं, उनकी सैपलिंग, कलमें, है ना, और जो कलियां हैं वो नष्ट हो जाती है। जो छोटे छोटे पेड़ निकल रहे होते हैं वो नष्ट हो जाती है और बाद में इनकी आवाजाही को फॉरेस्ट के अंदर जो है और सख्ती से लागू किया गया। उसके बाद जो है उन्होंने ये तय कर दिया कॉलोनियल रूल वालों ने कि अब जो है आप बिना परमिट के अंदर बाहर नहीं कर सकते। आप कब तक जाओगे, कितना टाइमिंग में जाओगे, कितने दिनों के लिए जाओगे, ये सब क्या किया गया, टाइम तय कर दिया गया। अगर आप ओवर स्टे कर गए तो आपको फाइन देना होता। ये सारे नियम बन गए। फिर तो तीसरी ये हुई कि कॉलोनियल रूल जो है वो नोमैडिक पीपल पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार ये लोग क्या थे, क्रिमिनल थे। तो वो चाहते थे कि एक जगह बसे हुए लोगों पर क्या करा जाए, शासन किया जाए, उन्हें पहचानना आसान होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि क्रिमिनल एक्ट शुरू कर दिया। 1871 में उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट शुरू कर दिया। इसके अनुसार उन्होंने ये तय किया कि आप अगर घूमिएगा तो आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। नतीजा हुआ कि ये लोग अब एक जगह आकर बसने लगे, है ना। इस एक्ट में ये बता दिया गया कि ये लोग जो है नेचर और बाय बर्थ से क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। जब ये एक्ट लागू हुआ तो इन कम्युनिटीज़ को अब एक जगह रहना पड़ता था नोटिफाइड एरिया में, और उन्हें जो है वो बिना परमिट के उस एरिया से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। चौथा जो हम लोगों ने पढ़ा वो रिवेन्यू इनकम। गवर्नमेंट जो है, कॉलोनियल रूल की जो गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि हर तरीक़ों से क्या किया जाए, उनकी रेवेन्यू बढ़ाई जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, पेस्टोलिस्ट को हर जानवर के अनुसार क्या किया, उनको टैक्स देने पर मजबूर किया। उन्होंने ग्रेजिंग टैक्स जो है वो मिड 19th सेंचुरी में लागू किया। इसके अनुसार जो है वो, इस टैक्स के अनुसार जो है वो जानवरों को जंगलों में घुसने से पहले क्या करना होता था, पास बनवाना होता था। इस पास पर क्या होता था, उनकी जानवर की नंबर एंट्री होती थी, है ना, और जानवर की नंबर एंट्री होती थी और जानवर के हेड के अनुसार, कितने जानवर हैं उसके अनुसार क्या करना होता था, इनको टैक्स देना होता था। ठीक है, तो इस अनुसार क्या करते थे वो लोग, उस पर उन्होंने टैक्स बांध दिया। जब कॉलोनियल रूल्स ने क्या किया कि ये जो टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी है वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो टैक्स वसूली का काम है बड़े सख्ती से करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने का काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने का ये काम करते थे। तो 1880 के दशक तक आते आते फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, पहले क्या था कि 1850 और 1880 के दशक में आते आते 1880 दशक तक गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर की मदद से क्या करती, टैक्स वसूल करवाती। 1880 के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने खुद टैक्स का वसूल करना शुरू कर दिया। तो इन सारी मेजर्स की वजह से जो है वो पास्चर वाले जगहों में क्या आ गई, शॉर्टेज आ गई। एग्जिस्टिंग एनिमल्स जो था उनके पास, पास्चर लोगों के पास, पेस्टोलिस्ट लोगों के पास, वो अब उसको जो एरिया उनके पास बचा हुआ था
इधर उधर जा नहीं सकते थे। पहले किसी गांव में चले गए, किसी जगह पे उन्होंने बदल लिया, अपना जगह बदल लिया। तो अब जो है वो जो भी लैंड बची हुई थी उन पर ही क्या कर सकते थे, चरवाई कर सकते थे। और स्वाभाविक सी बात है कि जब एक ही जगह पे आप बार बार चरवाई करने जाओगे तो जो पैस्टोरलिस्ट मूवमेंट है इसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे एग्जॉस्ट होगा, पैस्चर्स जो है वो अवेलेबल होना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह बार बार जा रहे हो। और पहले क्या करता कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाया करते थे, तो रिस्टोरेशन का काम जो है वो हो जाया करता था। लेकिन अब जो सिचुएशन आई थी, ये 4 तरह के जो कानून, नियम और पाबंदियाँ बनाई गई थी, इनसे क्या हुआ, इनकी पास्चर लैंड में क्या आ गई, कमी आ गई, इनके मूवमेंट पे कंट्रोल होने लगा। इसके कारण जो है वो जानवरों की खुराक जो है वो मिलनी क्या हो गई, कम हो गई। जो अच्छे पास्चर लैंड थे वहाँ पर इनको जाने की इजाज़त नहीं थी। तो स्कार्सिटीज़ में है ना, फेमाइंस में, अकाल पड़ने पर जानवरों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। पैस्टोरलिस्ट जो है अब इन चीज़ों से निपटने के लिए अपने अनुसार कई तरह के बदलाव किए इन्होंने। अब जब इनका आवाजाही कम कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इतने ज़्यादा लगा दिए गए, तो बहुत सारे जानवरों को अब वो खिला पिला नहीं सकते थे। अपने अपने औकात के हिसाब से लोगों ने क्या किया, जानवरों की संख्या बढ़ाने घटाने लगे। वो लोग बढ़ाया तो किसी ने नहीं, घटाना ही शुरू कर दिया। तो इन चेंजेस की वजह से लोगों ने क्या किया, जो जानवरों की संख्या है उसको घटाना उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। और आने वाले कुछ सालों में हुआ यूं कि पैस्टोरलिस्ट ने जो है वो ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी और खेती करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नोमैडिक लाइफ छोड़कर क्या की, खेती करनी शुरू कर दी। कुछ लोग जो है वो क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। जो गरीब किस्म के जो पैस्टोरलिस्ट हुआ करते थे वो लोग क्या किए हैं, पैसे जो मनी लेंडर से लेकर के अपना सर्वाइव कर रहे थे। और कभी कभी जब वो पैसे सधा नहीं पाते तो वो अपने कैटल शिप वगैरह को बेच देते, कर्ज सधा लेते, और फिर बाकी की ज़िंदगी जो है वो लेबरर्स बनकर क्या करने लगे, गुजारा करने लगे। तो इतनी सारी चेंजेस जो है वो इंडिया में पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी में आई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पैस्टोरलिस्ट की संख्या बढ़ी। और ये केवल इंडिया में ही नहीं हुआ, देश के, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जो है वो पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी बदली। और ऐसे ही एक देश अफ्रीका के जो है वो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अफ्रीका में चलते हैं। अब इस अफ्रीका में जो है वो दुनिया में जितनी पैस्टोरलिस्ट रहते हैं, दुनिया में जितने भी पैस्टोरलिस्ट हैं, उनकी आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो अफ्रीका में ही रहती है। आज भी करीब 22 मिलियन जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में पैस्टोरल एक्टिविटीज़ में आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए जुड़े हुए हैं। इनकी जो कम्युनिटी है, पैस्टोरल कम्युनिटी, उसमें बेदुइन्स, बर्बेडस, मासाई, सोमाली, बोडन, तुर्काना, ये सारी कम्युनिटीज़ हैं, है ना। ये सब जो है वो ये जो जगह है जहाँ पर ये कम्युनिटीज़ बसती है वो सेमी एरिड ग्रासलैंड है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग कैटल, कैमल, गोट, सिप, डंकीज वगैरह पालते हैं और दूध, मीट, एनिमल स्किन, वूल का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसके अलावा ये लोग ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के भी काम में लगे रहते हैं। और कुछ लोग जो है वो चरवाही तो करते ही हैं, साथ साथ किसानी भी कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है वो छोटा छोटा दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो अफ्रीका की ये जो है कम्युनिटीज़ है, पैस्टोरल कम्युनिटी, उनकी ये कहानी है। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है? बेदुइन्स, बर्बेडस, मासाई, सोमाली, बोडन, तुर्काना। तो कॉलोनियल रूल से पहले, यहाँ भी कॉलोनियल रूल आया, इनसे पहले यहाँ इनकी क्या स्थिति थी और पोस्ट कॉलोनियल के अंत में इनकी क्या स्थिति बनी, इनकी हम लोग बात करेंगे। और ये जो कम्युनिटीज़ है, सारी कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं देखकर मासाई एक कम्युनिटी को उठाया गया है और मासाई के बारे में हम लोग जानेंगे। मासाई जो है वो कैटल हर्डर्स हैं ईस्ट अफ्रीका के, और इतने ज़्यादा हैं ये कि साउथ केनिया में इनकी संख्या जो है वो 3 लाख है और तंजानिया में इनकी संख्या जो है वो 1.5 लाख है, ठीक है। तो 2 जगह के मासाई ग्रुप की क्या करी गई है, चर्चा करी गई है। अफ्रीका की पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी को बताने के लिए मासाई नामक एक कम्युनिटी को क्या किया, इन्होंने टारगेट किया है। उनकी ज़िंदगी के बारे में बताई कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में पोस्ट कॉलोनियल एंड के दौरान और प्री कॉलोनियल से पहले उनकी क्या स्थिति थी, उन्होंने बताने का काम इस चैप्टर में किया है। तो मासाई के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मासाई कैटल हर्डर जो है वो ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं
साउथ केनिया में इनकी जो संख्या है वो है 3 लाख, और तंजानिया में इनकी संख्या कितनी है? 1.5 लाख। तो अब जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस की वजह से इनके मूवमेंट पर किस तरह की पाबंदी लगी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कि इनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो कहाँ चली गई। तो कॉलोनियल टाइम से पहले मासाई लैंड जो है वो बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। ये जो है वो नॉर्थ केनिया से लेकर स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया तक फैला हुआ था। लेट 19th सेंचुरी में जब राजसी ताकतों ने क्षेत्र को लेकर लड़ाइयाँ करनी शुरू करी, क्षेत्र का बंटवारा करना शुरू किया, तो इन जगहों को क्या क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। और 1885 में मासाई लैंड जो पहले जो है वो नॉर्थ केनिया से स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया तक था, वो जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया और ब्रिटिश केनिया और जर्मन तंगानिका में बदल गया। इसके बीच जो है वो बाउंड्री खींच दी गई, और इसके बाद जो है इसके बीच बाउंड्री खींच दी गई। और फिर जो है वो वाइट सेटलमेंट के लिए जो है इन्होंने क्या किया, इनकी ज़मीन लेना को क्या किया, ग्रेजिंग लैंड को लेना शुरू कर दिया। ठीक है, असल में तो पहले बाउंड्री खींची राजाओं ने यहाँ के, और फिर जो है वो इनकी ज़मीन ली गई वाइट सेटलमेंट के लिए, और इनको फिर धकेल दिया गया छोटे से एरिया में, साउथ केनिया के और नॉर्थ तंजानिया के छोटे से एरिया में इनको धकेल दिया गया। और इस तरीके से जो ये बाउंड्री लगा, वाइट सेटलमेंट हुआ, इससे इनका 60% एरिया जो लैंड इनके पास था नॉर्थ तंजानिया से स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया के 60% हिस्से पर क्या हो गया, अब इनके हाथ से चला गया। और वो लोग जो है वो शुष्क जोन, एरिड जोन में क्या हो गए, धकेल दिए गए, जहाँ पर अनसर्टेन रेनफॉल होती थी, कभी हुई बारिश नहीं हुई, और पुअर पास्चर हुआ करता था। ऐसी जगहों पर इनको क्या कर दिया गया, धकेल दिया गया। और फिर क्या था, 60% के बाद जो ज़मीन बचा, इसमें से बहुत सारे जगहों को क्या कर दिया गया, गेम रिजर्वर्स बना दिया गया। और इन गेम रिजर्वर्स का नाम कुछ आपको बताया गया, जैसे मासाई मारा सांबोडू नेशनल पार्क जो केनिया में बनाया गया, और सेरेंगेटी पार्क जो है वो तंजानिया में बनाया गया। तो जो केनिया, साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया में इनको धकेल दिया गया था, उसके इस एरिया में अब क्या किया गया, गेम रिजर्वर्स बना दिए गए। और एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है कि जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क था वो 14,760 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इनसे ये भी ज़मीन फिर क्या करी गई, धीरे धीरे छीन ली गई। फिर लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए इनकी मोबिलिटी पर, आवाजाही पर क्या किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। अब जो है ये अपने स्टॉक के साथ जो है, मतलब जो जानवर था उनके साथ जो है वो बिना परमिट के कहीं आ जा नहीं सकते थे। इनके लिए अब परमिट मिलना शुरू हो गया, लेकिन ये परमिट आसानी से नहीं मिलता। इस परमिट के लिए इन्हें बहुत बार दौड़ना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता था परमिट देने से पहले। परमिट जनरली यूँ समझ लो कि दिया ही नहीं जाता था। और आपको एक ऑर्डर के बारे में बताया गया कि मजिस्ट्रेट ने जो इशू किया था, है ना, कि किस तरीके से उन पर नज़र रखी जाती थी और किस तरीके से जो है वो उनकी आवाजाही पर कंट्रोल किया जाता था। तो पैस्टोरलिस्ट जो हैं उनको जो है वो उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगी। और फिर क्या हुआ, आवाजाही पर पाबंदी लगने के साथ साथ इनको जो है वो वाइट एरियाज़ में घुसने का इजाज़त नहीं था। जो वाइट सेटलमेंट जो कराया गया था इनके एरिया में, उसके एरिया में इनको घुसने की इजाज़त नहीं थी। वाइट सेटलर्स जो हैं वो कोशिश करते थे कि जितनी कम से कम इनके साथ संबंध बनाकर रखी जाए तो बेहतर है। और वो क्या करते थे कि इनसे जो है वो दूरियां ही बनाकर रहते थे। लेकिन सारे तरीके से दूरियां बना लेना संभव नहीं था। रोड बनाना हो और भी छोटे छोटे काम करने हो, इनके लिए इनके साथ इनका संबंध रहता ही था। फिर क्या था कि जब पास्चर ड्राई होता, जो जिस एरिया में भी अब जो भी बचा कुछ ड्राई एरिया था, ड्राई जो होता था, जब ड्राउट होता, सुखाड़ आता था, तो इनकी ज़िंदगी और परेशान हो जाती थी। कैटल जो है वो भूखे मरने लगते थे। पहले क्या था कि इनको उठा के वो दूसरी जगह पर ले जाया करते थे, लेकिन इनकी मोबिलिटी पे क्या लग गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो मासाई जो है वो अपने फिक्स्ड एरिया में, अपने निश्चित इलाके में जो है वो कैद हो गए। उनकी आवाजाही पास्चर की तलाश में जो उनका निकलना होता था उसको बंद कर दिया गया। वो जो है वो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से अलग कर दिए गए और सेमी एरिड ट्रैक्ट्स में उनको क्या बराबर क्या होता था, सुखाड़ पड़ जाता था, जिससे इनको हमेशा क्या होती थी, परेशानी होती थी, है ना।
और उनकी जो संख्या होती थी मवेशियों की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती। एक इंक्वायरी करी गई थी 1930 में, तो पता चला था कि मासाई जो केन्या में हैं उनके पास 7,20,000 कैटल हैं, 8,20,000 सिप हैं, 1,71,000 डंकीज हैं। लेकिन अगले 2 साल की सुखाड़ में हुआ यूँ कि 1933 और 34 में जब फिर गणना की गई तो आधा से ज़्यादा मवेशी जो है वो मर चुके थे। ठीक है, तो इतना तक जो है वो पिछले चैप्टर में आपका हो चुका था। अभी के इस 25 मिनट में केवल यही रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो अब जो है अगर आपको और भी लाइन बाय लाइन डिटेल पढ़ना है तो फिर पीछे वाला वीडियोस देखो। ठीक है, तो अब सवाल आया कि नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। पैस्टोरलिज्म को अफेक्ट पहुंचाने का काम किया कॉलोनियल रूल ने, यूरोपियन इंपेयर्स ने, इंपेरियल स्टेट ने, लेकिन सारे लोग प्रभावित नहीं हैं। जैसे इंडिया में कुछ लोग संभले थे ना, जमीन उमीन बेच के खेती में लग गए। अब सरकार जो वहाँ की उस समय की जो सरकार थी वो चाहती थी कि खेती ही करे, तो उन लोगों ने ज़मीनों में जो है वो खरीद लिया, जानवर बेचकर किसी तरह गुजारा करने लगे। ठीक है, इंडिया में जैसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, सारे लोग अफेक्टेड नहीं हुए। कौन कौन से लोग अफेक्टेड नहीं हुए, चाहे उन्होंने इस नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को किस तरीके से ढाला। अब छोटे लोग सरकार से तो नहीं लड़ लेंगे, तो परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने आप को बदला। तो सब लोग को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ली। जिन्होंने नहीं ढाला उनको असर पड़ा। तो नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड के हेडिंग में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे वो लाइन बाय लाइन आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान से समझो। इन मासाई लैंड एज एल्सवेयर इन अफ्रीका नॉट ऑल पैस्टोरलिस्ट्स वर इक्वली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड में जो चेंजेस आई उसकी वजह से जो मासाई लैंड में जो लोग अफेक्ट हुए, हर जगह लोग उतनी तरीके से उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुए। मासाई समुदाय के सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से अफेक्टेड नहीं हुए। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मासाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। The elders formed the ruling group and met in periodically councils to decide on the affairs of the community and settle disputes. The warriors consisted of young people mainly responsible for the protection of the tribe. They defended the community and organized cattle raids. Raiding was important in a society where cattle was wealth. तो मासाई लैंड में जैसा चेंजेस आया वो ऐसा चेंजेस हर जगह नहीं आया। प्री कॉलोनियल टाइम्स में मासाई की जो सोसाइटी थी वो 2 ग्रुपों में बटी थी, 2 कैटेगरी में बटी थी। एक ग्रुप था एल्डर्स का, एल्डर कहते हैं बड़े बुजुर्ग को, जैसे वरिष्ठ लोग। ठीक है, और दूसरा ग्रुप था वॉरियर का। इस वॉरियर में जो है वो यंग लोग हुआ करते थे, योद्धा टाइप। तो ये जो एल्डर्स होते थे वो शासन चलाने वाले समूह होते थे और हमेशा मासाई से जुड़े मुद्दों को, क्या इनका झगड़ा झंझट है या कोई भी मुद्दा हो, इनको लेकर हमेशा जो है विचार विमर्श करते रहते थे, पंचायत का काम करते रहते थे। कोई डिस्प्यूट ही सेटल करना हुआ, किसी बिंदु पर विचार करनी हुई, तो ये लोग एल्डर्स मिलकर क्या करते थे, उस बिंदु पर विचार करते थे। वॉरियर्स जो है उसमें यंग लोग थे। इनका दायित्व था कि अपने ट्राइब की, अपनी कम्युनिटी की, अपने कबीले की क्या करना, देखभाल करना। वो जो अपनी कम्युनिटी की रक्षा करते थे और कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करते थे। कैटल रेड का मतलब होता है कि दूसरे के एरिया में घुस के छापा मार के उनका जो जानवर है लूट कर ले आना। ये लोग वॉरियर किस्म के थे, इनकी सोच ऐसी थी। तो रेडिंग जो है वो ऐसी सोसाइटी में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जहाँ पर कैटल ही धन हुआ करता था। तो कैटल की ही क्या होती थी, छापेमारी होती थी, उसी का क्या करता था, लूटपाट उसी की होती थी। दूसरे कम्युनिटी में घुसे, वहाँ के जानवर को लूट कर अपनी कम्युनिटी में ले आए। रेड्स के द्वारा जो है, रेड्स की वजह से ही जो है वो पेस्टोरल की ग्रुप्स की जो ताकत है वो दिखाई जाती थी कि हम इतने ताकतवर हैं। जो जितना अच्छा रेड कर सकता है, जो जितना ज़्यादा ये पशु लूट के ला सकता है, वो उतना ही क्या है, ताकतवर है। तो ताकत डिसाइड करने का काम जो है वो रेड करता था। यंग मैन जो है वो वॉरियर के ग्रुप में आते थे और हमेशा जो है वो बता रेड करके मैनलीनेस, मर्दानगी दिखाते रहते हैं। दूसरे के पेस्टोरल ग्रुप में चले जाते, वो दूसरे पेस्टोरल ग्रुप में वहाँ जाते, रेड करते हैं, मर्दानगी दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए, मारा पीटी करके वहाँ से जानवर छीन कर ले आते। तो इस तरीके से वो अपनी मर्दानगी दिखाते थे। हालांकि दे वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स। ये सारा काम वो एल्डर के कहने पर ही करते थे। तो वरिष्ठ नागरिक जो थे, ये जो वॉरियर थे वो वरिष्ठ के अंदर ही थे, ऊपर नहीं थे।
और अगर ये जो अब ये फिगर 17 में दे रखा है, इसकी मैं आपको सीधे मीनिंग समझाऊं कि अगर यंग मैन को इस वॉरियर के ग्रुप में शामिल होना होता था तो एक रिचुअल के तहत गुजरना पड़ता था, एक अनुष्ठान होता था, एक ट्रेनिंग होती थी। इनको 4 महीने फील्ड में गुजारना पड़ता था इन्हीं सब काम को करते हुए, और जब 4 महीने के बाद जो है ये अंत में आते थे तो अपने ही घर में एकदम रेडर की एटीट्यूड में घुसते थे, है ना। फिर घर में जब आते हैं तो सेरेमनी होती थी, सारा दिन जो है वो नाचते गाते रहते थे, ठीक है। हालांकि लड़कियों को ये सब चीज़ करने की इजाज़त नहीं थी। To administer the affairs of the Maasai, the British introduced a series of measures that had important implications. They appointed chiefs of different subgroups of Maasai who were made responsible for the affairs of the tribe. The British imposed various restrictions on raiding and warfare. Consequently, the traditional authority of both elders and warriors was adversely affected. तो मासाई के मुद्दों को देखभाल करने के लिए जो है, मासाई से जुड़ा मुद्दा जो होता था उसको देखभाल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या करी, कई सारे मेजर्स अपनाए जिसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने क्या किया कि मासाई का जो सब ग्रुप होता था उसमें चीफ्स बनाना तय किया, मुखिया बनाना तय किया इन्होंने। याद करो, जैसे कल्टीवेटेड लैंड में तब्दील करना था तो कॉन्ट्रैक्टर दे दिया, टैक्स वसूलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर दे दिया और वहाँ मुखिया बना देता था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश ने क्या करी कि बहुत सारे मेजर्स अपनाए। इन्होंने क्या किया कि इनकी जो ग्रुप थी उसको जो है वो बांट दिया मुखियों में, इस जगह का मुखिया ये है, और मुखिया को क्या करने लगे, शासन संबंधित ऑर्डर देने लगे कि आपको ये करके देना है। तो जो भी उस ट्राइब से जुड़ा हुआ मुद्दा होता वो किसके पास चला जाता, सीधे मुखिया के पास जाता। तो कुछ भी उस ट्राइब में होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता, मुखिया होता। ब्रिटिश ने कई सारी पाबंदी लगाई कि आप छापा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी एल्डर्स और वॉरियर्स की, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई। The chiefs appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. They had a regular income with which they could buy animals, goods and land. They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. Many of them began living in towns and become involved in trade. Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals. These chiefs managed to survive the devastations of war and drought. They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted. तो ये जो chiefs, जो मुखिया किस्म के जो लोग हैं जिनको अपॉइंट करने का काम ब्रिटिश सरकार ने करी थी अफ्रीका में, ताकि ये जो ग्रुप्स हैं उनकी मासाई के ग्रुप है उन पर नियंत्रण किया जा सके, इनको जो है वो छापामारी ना करने दिया जाए, लड़ाई ना करने दी जाए, ठीक है। तो ये जो मुखिया किस्म के जो लोग थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, बनाया था, ये लोग क्या करने लगे, धन संचय करने लगे, वेल्थ एक्यूमुलेट करने लगे, अपना पैसा बनाने लगे। ब्रिटिश के अंदर थे तो ब्रिटिश से भी पैसा वसूलते थे, इधर के लोगों से भी वसूलते थे, और इनके पास जो है वो अब लगातार रेगुलर इनकम आने लगा। इस पैसे से वो क्या कर सकते थे, जानवर खरीद सकते थे, गुड्स खरीद सकते थे और लैंड भी खरीद सकते थे। वो गरीब लोगों को, शहरों में जो रह रहे गरीब लोगों को जो है वो क्या करते, पैसे भी देते। उनके जो पड़ोसी हुआ करते थे उनको क्या करते, वो पैसे से भी मदद करते, शहर में रहते थे और व्यापार भी करते थे। समझ में आ रहा बात। रेगुलर इनकम आ गया तो इनको पेस्टोरल एक्टिविटीज जो है, इनका उनको बीवी बच्चे संभाल रहे हैं और ये लोग शहर में रहकर जो है वो क्या संभाल रहे हैं, डिवास्टेशन ऑफ वॉर एंड ड्राउट को संभाल रहे हैं। तो और इनका रेगुलर इनकम भी आने लगा। तो अपने इनकम से क्या किया उन्होंने, एनिमल्स, गुड्स, लैंड ये सब खरीदना शुरू किया। गरीब पड़ोसियों की वो मदद भी करते थे, ठीक है, लेकिन थे तो चमचे ही, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो पेस्टोरल नॉन पेस्टोरल इनकम भी था। और जब उनकी जब लाइव स्टॉक की जो संख्या कम हो जाती तो वो जानवर भी खरीदने में क्या करते, अपने पैसे लगा लिया करते। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पेस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेंट ओनली ऑन द लाइव स्टॉक वाज डिफरेंट। तो ये तो वो लोग थे जो कबीले के सरदार बनाए गए, जो ब्रिटिश हुकूमत के नीचे काम करते थे। तो ये लोग की प्रगति तो हुई, लेकिन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पेस्टोरलिस्ट, गरीब लोगों की लाइफ हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि जिन लोगों के लिए केवल
पैस्टोरलिज्म ही काम था, चरवाही काम था, उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी अलग थी। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पैस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर लाइफ स्टॉक वाज डिफरेंट। लेकिन जो गरीब पैस्टोरलिस्ट की जो ज़िंदगी का इतिहास है वो अलग था, जो लोग केवल पैस्टोरलिस्ट बनकर ही ज़िंदगी बिताते थे, जिनके पास केवल जो था वो जानवरी था, नॉन पैस्टोरल इनकम नहीं था। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम। ज़्यादातर समय में इनके पास बुरे वक्त से निपटने के लिए उपाय नहीं होता था, रिसोर्सेज नहीं होती थी। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स। जब वॉर होता, जब अकाल पड़ता, तो इनके पास जो है वो कुछ नहीं बचता, लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, जानवर ख़त्म हो जाता, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती, और ये लोग जो है वो काम की तलाश में शहर में चले जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो चारकोल बर्नर के तौर पर कोयला जलाने वाले लेबर के तौर पर काम करते हैं और बहुत कम पैसों में बहुत दिन तक अपना गुजारा करने लगे। कहते हैं मतलब कम चीज़ों में बहुत दिनों तक गुजारा करने को। अदर्स रीड और जॉब, दूसरे सारे लोग और भी दूसरा काम करने लगे, तो चारकोल बर्नर्स भी के तौर पर काम करने लगे और भी छोटा छोटा काम करने लगे। द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो लकी लोग होते थे पुअर पैस्टोरलिस्ट में, वो लकी तब होते थे जब इनको जो है वो रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो मौका मिल जाता था और लगातार काम मिल जाता था, मतलब लगातार इनको काम भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो जो चेंजेस आई, तो जो कबीले के सरदार थे उनको फ़ायदा हुआ, टैक्स वसूल के देने का काम करते थे ये लोग, है ना, और ब्रिटिश से भी इनको पैसा मिलता था, तो इन्होंने तो प्रगति करी। लेकिन जो गरीब था उसका क्या हुआ, उन्हें नुकसान हुआ। जब अकाल आता, जब वॉर होता, तो इनकी लाइव स्टॉक की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती। ठीक है, और ये लोग छोटा छोटा काम करने के तौर पर के लिए, चारकोल बर्नर के तौर पर काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, लकी लोग वो होते थे जिनको रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम के लिए जगह मिल जाता था। द सोशल चेंजेस इन मासाई सोसाइटी अकर्ड इन 2 लेवल्स। इस तरीके से जो सोशल चेंजेस आई वो 2 लेवल पे आई। मासाई की ज़िंदगी में जो सोशल चेंजेस आई, मॉडर्न चेंजेस जो आई, वो 2 तरीके से आई। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज इन बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स। पहला डिफरेंस क्या था कि जो एल्डर्स और वॉरियर्स के तौर पर जो ग्रुप बनी हुई थी उनमें मतभेद हुआ। वॉज डिस्टर्ब दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली। हालांकि ये मतभेद पूरा नहीं रहा, मतलब इस मतभेद की वजह से पूरा का पूरा ये लोग अलग नहीं हो गए। मतभेद आया लेकिन सब जगहों पर नहीं आया। तो ये जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था एज के आधार पर, परंपरागत जो अंतर था एज के आधार पे एल्डर्स और वॉरियर्स का, वो परेशान तो हुआ लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी पुअर पैस्टोरलिस्ट डेवलप्ड। वेल्दी एंड पुअर पैस्टोरलिस्ट डेवलप्ड। तो दूसरा डिफरेंस क्या आया कि जो धनी और गरीब पैस्टोरलिस्ट थे उनमें अंतर आ गया। पहले एक ही था, एल्डर और वॉरियर, धनी गरीब जैसा कोई बात नहीं था। लेकिन जब चीफ बना करके जो है वो इन लोगों की कम्युनिटी में ब्रिटिश कॉलोनी ने क्या किया, अपने लोग डाल दिए। इन्हीं के लोग थे लेकिन क्या किया, उनको अपना लोग बताकर क्या किया, इनको उनका मुखिया बना दिया और उनको पैसे देने लगे, उनसे टैक्स वसूल करने का काम वगैरह करने लगे। तब वो ये जो डिफरेंस था वो आ गया। और फिर जो है वो पहले एल्डर्स और वॉरियर्स का डिफरेंस आया और फिर गरीब और धनी पैस्टोरलिस्ट का डिफरेंस आया। अब है कंक्लूजन, आखिर इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना क्या, निष्कर्ष। Now we see that pastoral communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changing in the modern world. तो मॉडर्न वर्ल्ड में आए चेंजेस, बदलावों की वजह से दुनिया के अलग अलग चरवाहे कम्युनिटीज़ में जो अलग अलग तरह के असर पड़े वो हम लोगों ने जाना। जो ये जो चेंजेस आया, जो दुनियादारी के जो तौर तरीके में जो चेंजेस आया नए समाज के अनुसार, उसका असर अलग अलग ढंग से अलग अलग कैसे पड़ा, इन चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट। अब नए कानून, नए रिस्ट्रिक्शंस, नए सीमाएं, नए बॉर्डर्स जो बनाए गए, इनसे इनके मूवमेंट पर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। पैस्टोरलिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सर्च ऑफ पैस्चर्स। और पैस्टोरलिस्ट जो है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि पैस्चर की तलाश में वो कहीं निकले। एज पास्चर लैंड्स डिसअपियर ग्रेजिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब जैसे जैसे पास्चर लैंड डिसअपियर हो रहा था, गायब हो रहा था, क्यों गायब हो रहा था, या तो कल्टिवेटेड लैंड में बदल दिया जा रहा था, है ना, या फिर गेम रिजर्वर्स बना दिया जा रहा था, वाइट कॉलोनी को बसा दिया जा रहा था। तो जैसे जैसे इनकी जो ग्रेजिंग की जो लैंड है वो कम होती जा रही थी, इनके लिए परेशानियां
और बढ़ती जा रही थी। जो वाइल्ड पास्चर्स दैट रिमेन डेटोरिएट थ्रू कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग, तो जो पास्चर इनके पास बच गए थे वो लगातार यूज़ करने की वजह से, जो चारागाह इनके पास बचे हुए थे लगातार यूज़ करने की वजह से उनकी क्वालिटी में असर आया। टाइम्स ऑफ ड्राउट बिकम टाइम्स ऑफ क्राइसिस, सुखाड़ की वजह से तो और भी संकट आ जाता। व्हेन कैटल डाई इन लार्ज नंबर, जब इनकी मवेशियों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो मरते थे लोग, ठीक है। येट pastoralists do adapt to new times. They change the paths of their annual movement, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy and other forms of support, and demand a right in the management of forest and water resources. हालांकि फिर भी पैस्टोरलिस्ट ने इन चेंजेस के अनुसार, बदलते समय के अनुसार जो है वो अपने आप को ढालने का काम किया। उनकी जो सालाना आवाजाही थी, मूवमेंट था, उसको उन्होंने क्या किया, रोका, तय किया कि अब इतना ही देर में जाएंगे, नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने मवेशियों की संख्या घटा ली अपने अधिकार के लिए, है ना, नए एरिया में घुसने के अधिकार के लिए जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाते थे गवर्नमेंट पर, रिलीफ के लिए, सब्सिडी के लिए और भी तरह तरह के सपोर्ट के लिए वो क्या करते, आवाज़ उठाते थे। वो चाहते थे कि फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज में इनको भी क्या मिले, स्थान मिले। पैस्टोरलिस्ट आर नॉट रेलिक ऑफ द पास्ट, और अब पैस्टोरलिस्ट जो है वो ऐसा नहीं था कि केवल अवशेष बनकर रह गए थे। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसा भी नहीं था कि उनको अब दुनिया में जगह नहीं था। पैस्टोरलिस्ट थे, तरह तरह का काम कर रहे थे और फिर भी अपना अस्तित्व उन्होंने बना रखा था। इन्वायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैव इंक्रीजिंगली come to recognize that pastoralist nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. अगर इन्वायरमेंटलिस्ट की माने, जो पर्यावरण का अध्ययन करने वाले, तो पर्यावरण अध्ययन करने वालों की माने, इकोनॉमिस्ट की माने, अर्थशास्त्रियों की माने, तो पैस्टोरलिज्म जो है, जो पैस्टोरलिस्ट की जो जिंदगी है, नोमैडिक जिंदगी जो है, वो हिली एरिया में और ड्राई रीजन में, दुनिया के ड्राई रीजन में और पहाड़ी एरिया में रहने वालों का एक ये लाइफ स्टाइल है और ये इनको सूट भी करता है, क्योंकि वैसे जगहों पर ये दूसरा काम नहीं कर सकते और ऊन वगैरह भी तो चाहिए आपको, एनिमल स्किन की भी तो ज़रूरत होती है। तो इस तरह का लाइफ फॉर्म जो है वो हिली और ड्राई रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है, वैसे एरिया में रहने वाले लोगों को क्या करता है, ये कम्युनिटी जो है वो सूट करता है। मतलब ऐसे एरिया में ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके लिए यही जगह क्या होती है, सही होती है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो है वो चाहते हैं, उनके अनुसार जो है उन्होंने वो लोग ये मानने लगे कि पैस्टोरल नोमैडिज्म जो है वो एक ज़िंदगी का एक रूप है जो ज़्यादा उपयुक्त है हिली एरियाज़ और ड्राई रीजन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपकी चैप्टर ख़त्म होती है कि किस तरीके से इंडिया में और अफ्रीका में जो कॉलोनियल रूल था उसका असर इन लोगों पर कैसे पड़ा और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को बदलते समय के अनुसार ढालकर क्या किया, अपने आप को संभाला और किस तरीके से इन्होंने अपनी संख्या को कायम रखा, अपने इंसानी संख्या को कायम रखा और स्थिति से निपटने के लिए वो लोग क्या करने लगे, इंडिया में लोग कल्टीवेशन करने लगे, व्यापार करने लगे थोड़ा बहुत, लेकिन चरवाही का भी काम कर लिया करते थे। इनके बीवी बच्चे जो है वो चरवाही का भी काम कर लिया करते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। बाकी लाइन बाय लाइन जानने के लिए बार बार देखो, पढ़ो, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।